हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? संगीत प्रतियोगी परीक्षाओं वाले ध्यान दें, क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों आज का जो एग्ज़ाम के लिए जो बनाया गया प्रश्न है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी ख़ास प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए हम लोग रिवीज़न करेंगे ज़्यादा समय को नहीं गँवाते हुए, क्योंकि दोस्तों बस हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस मंज़िल पानी है, तो बस लगे रहिए और मंज़िल की तलाश में जो है, वो आपको कहीं भटकना ना पड़े, इसलिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है बहुत ही ख़ास प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा जीके जीएस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि आप लोग को सेशन के अंत में मिलता है। तो जीके जीएस जो कि आपके 40 मार्क्स के जो अंतर्गत आते हैं, वो आपके लिए दोस्तों मैं कहने वाला हूँ आपको कि आज का जो सेशन है वो काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि 40 नंबर्स का भी आप लोग का आज कवर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, हम सबसे पहले अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ें। पहला प्रश्न अब क्या है, लेकिन उससे पहले खास बस दोस्तों छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग भाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बस वही एक साधन है मेरे मोटिवेशन को हाई होने का। तो दोस्तों बस कुछ नहीं, एक प्यार के लिए जो थोड़ा-सा है, प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि रामायण काल में संगीत को क्या कहा जाता है? देखिए, रामायण काल में अगर संगीतों की हम बात कर ले दोस्तों, तो रामायण काल में संगीत को क्या कहा जाता है? तो संगीत को क्या क्या यम? नहीं भाई, ये तो स्वर को संज्ञा दी गई थी ना यम का, ये नहीं होगा। तुरी नहीं, ये भी नहीं होगा। ये आपका क्या होने वाला है? यहाँ देखिए दोस्तों, रामायण हो या आपका महाभारत हो, ठीक है? याद रखिएगा, रामायण हो या महाभारत हो, संगीत को गंधर्व ही कहा गया है भैया। क्या कहा गया है? गंधर्व ही कहा गया है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है कि रामायण काल में कौन सी वीणा प्रचार में थी? भाई वीणा, वीणा को जो है सबसे प्राचीन वाद्य माना जाता है, ऐसा आप लोग भी जानते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि वीणा जो है, कौन सा वीणा जो है आपके रामायण काल में प्रचार में थी, ठीक है? तो यहाँ जो जवाब रहने वाला है, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? देखिए, वो आप जानिए तो विपंची वीणा भी थी और इसमें चित्रा वीणा नहीं थी, यह आपका एक वल्ल की वीणा था, ठीक है? तो यही 2 वीणा जो थे प्रचार में थे, कब? रामायण काल में। तो अगर आंसर इसका पूछा जाए तो क्या देंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उपरोक्त में से एक से अधिक है, ठीक है? चलिए आगे देख लीजिए, नंबर 3 हमारा जो प्रश्न रहने वाला है, क्या पूछ रहा है इसमें कि मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट श्रेणी में लगाइएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है दोस्तों बार-बार पूछे ही जाते रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ जो है मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है? देखिए, कम से कम अगर मनुष्यों की अगर बात कर दें, संगीत का ज़िक्र अगर नहीं किया गया हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मनुष्यों के लिए जो सही आपका जवाब हो जाता है, वो क्या हो जाता है दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा 16 हर्ट्ज़, एचज़ेड इसको हर्ट्ज़ बोलते हैं, हर्ट्ज़, ठीक है? तो ये आपका 16 हर्ट्ज़ हो जाएगा। मनुष्य में कम से कम कितनी आवृत्ति, ठीक है? संगीत लगाता तो कुछ और हो जाता। प्रश्न हम आगे देख लेते हैं। चलिए, संगीत में कम से कम कितनी आवृत्ति सुनी जा सकती है? देखिए, कम से कम हम मनुष्य 16 सुन रहे थे ना भई, 16 हर्ट्ज़। लेकिन अगर संगीत की अगर बात की जाए, तो संगीत में क्या हो जाएगा? कम से कम कितनी आवृत्ति सुनी जा सकती है? इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? फटाफट आप लोगों को भी जवाब देना है रोक-रोक कर सेशन को। तो चलिए, इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 हर्ट्ज़ होता है भाई संगीत में कम से कम सुनने को, ठीक है? चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर कि मनुष्य अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? देखिए, अधिक से अधिक यहाँ पूछा जा रहा है भाई मनुष्य के लिए, तो कम से कम कितना सुन रहा था? 16 हर्ट्ज़। लेकिन यहाँ पे अधिक से अधिक अगर मनुष्य के बारे में अगर पूछा जाए, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसका जवाब होना चाहिए 38,000, यानी कि दोस्तों आपका 38,000 हर्ट्ज़ जो है वो आपका अधिक से अधिक सुन सकता है। उससे अगर ज़्यादा हुआ ना भई, तो इंसान पागल हो जाएगा, कान का पर्दा-वर्दा जो है गर्दा बन जाएगा, ठीक है? यानी कि भाई ख़त्म हो जाएँगे। चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा? संगीत में अधिक से अधिक, भाई देखिए वहाँ मनुष्य का था, संगीत का था, फिर संगीत का है, फिर मनुष्य का होगा। तो ये सब जो आपको प्रश्न जो है याद रखने होंगे। तो छठा में होगा क्या? संगीत में अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति? भाई संगीत की बात हो रही है ना, तो संगीत में कम से कम कितना था? कम से कम आपका 40 था, अभी मैंने बताया। और संगीत में अधिक से अधिक कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो हो जाएगा दोस्तों अधिक से अधिक ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका 4000 हर्ट्ज़ जो हो जाएगा, 40 से 40 टू 4000 एचजेड, ठीक है? ये आपका हो जाएगा इतना संगीत में। और आपके क्या पूछे थे हम? मानव केवल लगा हुआ था उसमें, तो मानवों के लिए कितना? 16 एचजेड से लेकर कितना? 38,000 का था भाई, 38,000 एचजेड। ये मनुष्य के लिए है, ठीक है? और ये संगीत में मनुष्य के लिए है, संगीत वाली है।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, क्या है, 60 ग्राम में कितनी साड़ब तानें बनती है। देखिए हम अगर बात कर ले 60 ग्राम की, कुल तानों की संख्या कितनी, कुल तान कितनी बनती है, 60 ग्राम में कुल तानों की संख्या 49 होती है भाई। ठीक है, क्योंकि भरत ने बताया था ना कि कुल 84 तानों का वर्णन किया था किसने, भरत ने। तो ग्राम उन्होंने तो 2 ही बताए थे। ग्राम कौन कौन से, एक आपका 60 ग्राम और दूसरा मध्यम ग्राम। ग्राम तो 2 ही बताए थे ना। तो 2 ग्राम में एक आपका साड़ब तान बनता है और एक आपका औड़ब तान बनता है, तो वही पूछा जा रहा है, और वही दोनों ग्राम मिलाकर 84 हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या है कि 60 ग्राम की कितनी साड़ब तानें बनती है। देखिए 60 ग्राम की अगर साड़ब तानें पूछा जाए तो 28 हो जाएगा, और टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 49। अगर औड़ब तानों के बारे में पूछ दिया जाए तो इसमें 28 को हम घटा लेंगे, तो अब बच जाएंगे क्या, औड़ब तानें, यानी कि 1 और यहाँ पे 2। यानी अब क्या हो जाएगा, 21 जो हमारा बच गया, ये आपके औड़ब ताने हो गए किसके, 60 ग्राम के औड़ब ताने, जो कि चलिए आप लोग को हम दिखाते ही हैं। देखिए अब क्या है, 60 ग्राम में कितनी औड़ब ताने बनती है। देखिए 28 तो हमारा बन गया था, साड़ब तान बन गया था, 28 जो है हमारा साड़ब तान। और उसमें क्या हुआ कि साड़ब के बाद क्या हुआ कि औड़ब तान पूछा जा रहा है किसमें, उसी ग्राम में। तो टोटल हमने तो 49 बताया ही था, तो उसी ग्राम में, यानी कि हमारा जो और साड़ब जो है आपका, साड़ब 28 बन ही गया, तो भाई अब जो बचेगा वो इसी का ना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, तो 60 ग्राम से कितनी औड़ब ताने बनी, तो 21। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मध्यम ग्राम से कितनी साड़ब तानें बनती है। देखिए मध्यम ग्राम की हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो वहां पे जो आपका था 49 था, उसमें आपके कौन से ग्राम में, आपके 60 ग्राम में। और यहाँ पे जो बनता है मध्यम ग्राम में कुल 35 तानें बनती है। इसी को जोड़कर जो है भरत ने कुल कितना बताया था, 84 तान बताए थे। ठीक है, इसी को जोड़कर, यानी 49 आपके किसके हो गए, 60 ग्राम के, 35 आपके किसके हो गए, मध्यम ग्राम के। तो ये 2 ग्रामों को जोड़कर जो है भरत ने 84 तानों का वर्णन किया था, 84 तानें बताई थी। और 49 में भी क्या हुआ कि 60 ग्राम में 2 बनी, एक औड़ब ताने और एक साड़ब ताने। और इसमें भी आपकी 2 बनने वाली है मध्यम ग्राम में, मध्यम ग्राम की औड़ब तान और मध्यम ग्राम की साड़ब तान। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि मध्यम ग्राम में कितनी साड़ब तानें बनती है। देखिए मध्यम ग्राम की अगर हम साड़ब तान की हम बात कर लेंगे, तो साड़ब जो बनेगा आपका मध्यम ग्राम में वो बनता है 21, और कुल कितना बनता है भाई, 35। तो यहाँ पे 21 हमारा बन गया है, इसको अगर हम 21 लेफ्ट कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 4, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, यानी कि 14 बचेगी। अब क्या, साड़ब ये हमारा हो गया 21, तो अब जो बचा वो तो ऑडब ही होगा, 14। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यम ग्राम में कितनी औड़ब ताने। तो भाई औड़ब ताने कैसे अभी घटाकर निकाले थे, कितना निकाले थे, 14 निकाले थे ना, ऑप्शन नंबर सी। तो कुल देखिए हम आपको बता दें अब ऐसे इस तरह से, देखिए आपको 60 ग्राम में जो आपका था साड़ब तान कितना था भाई, 28 था, नोट कीजिएगा। और 60 ग्राम का औड़ब तान कितना था, 21 था। अब ये तो 60 ग्राम का हो गया दोनों। अब औड़ब ग्राम में कितना आते हैं, औड़ब ग्राम का जो था कितना था, औड़ब ग्राम का साड़ब तान वो 21 था। अब मध्यम ग्राम में औड़ब तान जो है आपको, साड़ब तान जो 21, और मध्यम ग्राम में कितनी औड़ब तान, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14। अब इसको ऐड कर लीजिए टोटल, तो ये भरत वाला जो है ना आपका 84 यही आ जाएगा इतना टोटल। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल करके कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है, ये आपका 84 हो गया। तो यही ताने हैं भाई, क्योंकि 2 ही ग्राम का वर्णन किया था, तीसरा ग्राम को तो विलुप्त ग्राम माना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर का कि मतंग के अनुसार मूर्छनाओं, ठीक है, मूर्छनाओं के कितने प्रकार हैं। देखिए मूर्छना थोड़ा सा गलती लिखा गया है, मूर्छनाओं, बाकी आप लोग ध्यान उस पर नहीं दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है स्पेलिंग मिस्टेक, क्योंकि भाई हिंदी के तो इतने बड़े ज्ञाता है नहीं कि सारा जो है वर्तनी जो है शुद्ध लिखा जाए, तो कोई बात नहीं, म्यूजिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मतंग के अनुसार कितनी मूर्छनाओं के कितने प्रकार हैं। तो अगर हम बात कर लेंगे मतंग के मूर्छनाओं की, या फिर अगर आपको ऐसे ही पूछा जाए कि मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं, तो मूर्छना आपके कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे मतंग के अनुसार पूछ के आपको कंफ्यूजन करना चाह रहा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मतंग के अनुसार भी 4 प्रकार के ही मूर्छनाएं होते हैं। अगर हम बात कर ले कौन कौन सा, तो हो जाएगा शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता, और चौथा हो जाता है आपका अंतर काकली संहिता। ठीक है, ये 4 प्रकार के जो आपके मूर्छनाएं हो जाती है। ठीक है, आपका क्या हो जाता है,
शुद्धा सबसे पहले तो हो जाता है आपका शुद्धा, नोट कीजिएगा इस चीज को, शुद्धा, अंतर संहिता, अंतर संहिता, तीसरा हो जाता है काकली संहिता, काकली संहिता, और चौथा हो जाता है आपका अंतर काकली संहिता, अंतर काकली संहिता। ठीक है, ये आपका हो गया अंतर काकली संहिता। तो आपको इस चीज को जो है याद रखना है। तो 4 प्रकार के हो गए। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है, मध्यम ग्राम की प्रथम मूर्छना है। देखिए मध्यम ग्राम की अगर प्रथम मूर्छना की अगर बात किया जाए तो मूर्छना जो है मध्यम ग्राम का जो प्रथम मूर्छना का जो है स्टार्ट होता है, होने वाला स्वर क्या है, म है। ठीक है, और आपका षड्ज ग्राम में स से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हमारा प्रश्न है कि प्रथम मूर्छना कौन है मध्यम ग्राम का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका, सौबीरी है। ठीक है, सौबीरी है, जिसका क्या क्या नाम है, कौन सी ग्राम का मूर्छना है, तो ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है। कौन सी मूर्छना है, तो प्रथम मूर्छना है। कौन है, तो सौबीरी है। ठीक है, आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है 13वां नंबर की, भरत के अनुसार जातियों की कुल कितनी संख्या है। भाई जातियां भरत ने कितनी प्रकार की बताई हैं, जातियों की संख्या कितनी बताई है, तो जातियों की संख्या भाई आपके कितने बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 18, क्योंकि जातियों की संख्या 10 है। यहाँ पे 18 है, और 10 क्या है, 10 जो है आपके जाति के लक्षण है। ठीक है, जाति लक्षण है 10, किनके अनुसार, भरत के अनुसार। लेकिन अगर ये 13 के बारे में कहा जाए तो ये भी आपके जाति के लक्षण हैं, लेकिन ये सारंग देव के अनुसार। ठीक है, सारंग देव ने 13 जाति लक्षण माने हैं, जिसमें कि आपका 3 बढ़ा दिया गया है। कौन कौन सा, एक आपका हो जाता है संन्यास, एक आपका हो जाता है संन्यास, विन्यास, और आपका क्या हो जाता है, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। ये 3 आपके जाति बढ़ा दिए गए हैं, सारंग देव ने बढ़ा दिए हैं। इन्होंने 13 माने हैं जाति के लक्षण, और भरत ने 10 ही माने हैं। ठीक है, कौन कौन सा हो जाता है, ग्रह, उपन्यास, न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, ये सब क्या है, ये सब क्या है, जाति के लक्षण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर का क्या है कि सामवेद के अर्चिक संहिता में पूर्व अर्चिक के कितने अध्याय हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सामवेद है भाई, ये आपका सामवेद है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक आपका हो जाता है अर्चिक, एक आपका हो जाता है अर्चिक, और दूसरा हो जाता है आपका गान। अब ये जो अर्चिक है, पूछा जा रहा है कि अर्चिक संहिता को भी 2 भागों में बांट दिया गया है भाई, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे एक कौन सा हो जाता है, एक आपका हो जाता है पूर्व अर्चिक। ठीक है, पूर्व अर्चिक, पूर्व अर्चिक, और दूसरा हो जाता है उत्तर अर्चिक, उत्तर अर्चिक। ठीक है, तो हम अभी अर्चिक संहिता की बात कर रहे हैं, अर्चिक की बात कर रहे हैं, तो ये आपके 2 भाग में। तो यही पूछा जा रहा है कि सामवेद के अर्चिक संहिता में, यानी इस संहिता में पूर्व अर्चिक के, यानी कि ये वाला, ये भाग का कितना अध्याय है। आप समझ पाएंगे प्रश्न को, तो कितना अध्याय भाई, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब होगा नंबर 14 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये इसमें क्या है, 6 हैं। ठीक है भाई, 6 अध्याय हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा, और अगर उसका पूछता है उत्तर संहिता का भाई, उत्तर अर्चिक का, तो उसमें आपको बताना था क्या, 9 बताना था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, सामवेद के सप्तक किस क्रम में होते थे। देखिए सामवेद के सप्तक, यानी सामवेद जो था आपका, उसमें जो स्वर जो लिखे गए थे, उसका जो सप्तक था वो किस आधार पे होता था, कौन सा क्रम, उसका क्या क्रम क्या होता था। तो उसका जो क्रम होता था दोस्तों, वो आपके अवरोही में होते थे। कैसे, अवरोही में होते थे। ठीक है, यानी कि ये आपका आरोही, यानी कि नीचे से ऊपर, लेकिन यहाँ घटते क्रम में, यानी कि ऊपर, यानी तार सप्तक से मध्य में आना, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका आरोही कहला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न हमारा हो जाएगा। 16 क्या कह रहा है कि पाश्चात्य संगीत में बार के अंतर्गत आने वाले संपूर्ण स्वर समूह को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे पाश्चात्य संगीत में जो बार होती है ना, बार भाई, इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं ना, उसके अंतर्गत आने वाले जो संपूर्ण स्वर होते हैं उसको क्या कहा जाता है। देखिए संपूर्ण स्वर को क्या कहेंगे दोस्तों, 16 नंबर का जो जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेजर्स कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, मेजर्स। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पाश्चात्य संगीत में जीरो चिन्ह से क्या दर्शाता है। देखिए ये चिन्ह जो आपका जीरो है ना, ये क्या दर्शाता है, ये स्वर को भाई, इसी से तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो जाता है, बन जाता है, जो बनाते हैं इस तरह से, जो आपका होता है ना, यही एक आपका जो है इस तरह का, लेकिन जीरो करके दर्शाया हूँ, ये अभी आपका ऐसे हो जाता है, ये म्यूजिक का टोन, तो ऐसे कुछ होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो आपका स्वर हो जाता है। ठीक है,
पाश्चात्य संगीत में जीरो यानी कि इस तरह के जो चिन्ह अगर दिए हुए रहेंगे ना, तो भाई मुझे बनाने तो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझिए इसको क्या कहते हैं, स्वर कह देते हैं। आगे देखिए अगला क्या पूछ रहा है कि सिंपल टाइम में कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं। देखिए पाश्चात्य संगीत की प्रश्न है कि सिंपल टाइम में कौन से स्वर का प्रयोग होता है। तो इसमें अगर हम बात कर ले तो इसमें ब्रीव, क्रॉन्चेट और सेमी ब्रीव, ये तीनों का प्रयोग होता है। भाई आपको याद रखना है कि सिंपल टाइम में किसका, ब्रीव, क्रॉन्चेट और सेमी ब्रीव तीनों का प्रयोग होता है। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा सेशन को देखिए और बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को प्रश्न भी याद हो रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि ग्रांड स्टाफ के क्लैप हैं। देखिए ग्रांड स्टाफ के अगर क्लैप की अगर हम बात कर लेंगे तो वो कौन सा क्लैप हो जाएगा, नंबर 19 जो हमारा प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, ग्रांड स्टाफ के क्लैप है कौन सा, एक आपका हो जाता है ट्रैवल क्लैप और दूसरा आपका हो जाता है बेस क्लैप। यानी यहाँ पे जो दोनों दिख रहा है ये दोनों आपका क्या है, ग्रांड स्टाफ क्लैप है। ठीक है, ग्रांड स्टाफ क्लैप, तो इसलिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि सूरदास को कौन सा राग प्रिय था, यानी सूरदास किस राग को पसंद करते थे या फिर सूरदास का प्रिय राग कौन है। इसका देखिए जवाब होने वाला है जो सभी जिसमें स्वर शुद्ध लगते हैं भाई वही उनका जो है सबसे प्रिय राग है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा, बिलावल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि औरंगजेब के समय संगीत के किस ग्रंथ की रचना हुई थी। यानी कि जब औरंगजेब मुगल शासक थे, मुगल बादशाह बन गए थे जब, तो उस समय जो आपका था कि किस ग्रंथ की रचना हुई थी, और बताना है आपको साथ साथ कि किस संगीतज्ञ ने की थी। तो ग्रंथ का पहले नाम बता दूं आपको कि इसका जो ग्रंथ का जो रचना हुआ था, राग दर्पण। अगर प्रश्न पूछेगा आपसे कि राग दर्पण जो है वो किस शासक के शासनकाल में इसकी रचना की गई थी, तो जवाब देना है आपके औरंगजेब। ठीक है, आपको क्या जवाब देना है, औरंगजेब। और चलिए आप बताइए कि राग दर्पण के जो लेखक हैं वो कौन है, क्या वो फकीरुल्लाह हैं, क्या वो फकीरुल्लाह है। दोस्तों देखिए फकीरुल्लाह के बारे में मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, लेकिन आप लोग कंफर्म अगर सारा सेशन देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल याद होगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा यस और नो में, ठीक है, क्योंकि बहुत बार मैं कहता हूं लेकिन आप लोग करते नहीं है भाई, करना चाहिए क्योंकि आपके जो है मेमोरी पावर जो है ना भाई, वो जो आपका क्या कहते हैं, हैवी जिसको कह सकते हैं, रिचार्ज कह सकते हैं, तो वो रिचार्ज हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर का कि मराठा किस गायन शैली को अधिक पसंद करते थे। भाई की नहीं, यहाँ पे एक साथ देना है, किस गायन शैली को अधिक पसंद करते थे, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद को अधिक पसंद किया करते थे। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कि नारदीय शिक्षा के किस मंडल में सप्त स्वर, 3 ग्राम तथा 21 मूर्छनाओं का वर्णन मिलता है। तो किस मंडल में, तो भाई आपको बताना है इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, स्वर मंडल में मिलता है। स्वर मंडल में क्या क्या मिलता है, नारदीय शिक्षा के स्वर मंडल में किसकी व्याख्या है, तो सप्त स्वर की, 3 ग्राम की तथा 21 मूर्छनाओं की। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं बाबर के समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन हुए। देखिए बाबर के समय की अगर हम बात कर ले तो बाबर के समय में जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे वो आपके कलीनाथ थे। कलीनाथ का जरा ग्रंथ आप लोग कमेंट कीजिएगा, कलीनाथ का कौन सा ग्रंथ है और इन्होंने किस ग्रंथ पे टीका किया है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे फटाफट से। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है 25 नंबर का कि सर्पदा राग के रचयिता कौन है। तो सर्पदा राग के अगर रचयिता के बारे में पूछा जाए कि सर्पदा राग के रचयिता कौन है, तो ये आपके जो जवाब हो जाएंगे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे, और अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है आप लोग को मैं बताया था, ये भी आप लोग को फटाक से जो है साथ ही साथ इसको भी कमेंट में चिपका देना है भाई कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है 26 नंबर का कि दक्षिण भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय किनको है। देखिए दक्षिण भारतीय संगीत को जो विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है, क्या श्यामा शास्त्री, गोपाल नायक, श्रीनिवास अय्यर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीनिवास अय्यर को दक्षिण भारतीय संगीत के विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न है कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे। तो समुद्रगुप्त आपने देखा होगा जब एक पहले का समय में जो आता था एक आपका 2 रुपए का एक सिक्का आता था, ठीक है, उस पे एक राजा को बिठाकर उसके हाथों में बीना को दर्शाया जाता था। ठीक है, बीना को दर्शाया जाता था, तो ये जो है वो कोई और नहीं, ये समुद्रगुप्त ही हुआ करते थे और यही क्या करते थे, यही बीना को बजाते थे। ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है आपके बीना को बजाते थे। ठीक है,
आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि पुणे आर्य समाज विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई। तो पुणे यानी कि एक तो प्रश्न का जवाब मिला यहाँ पे कि आर्य समाज विद्यालय कहाँ है, तो भाई पुणे में है। आर्य समाज विद्यालय कहाँ है, पुणे में है। अब पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसने की, तो जवाब इसका हो जाएगा जो आपके किराना घराना के संस्थापक माने जाते हैं, किराना घराना के जो संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि आपके कौन, अब्दुल करीम खां। बस वही हैं आपके पुणे आर्य समाज विद्यालय के संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, जफरखानी बाज किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो जफरखानी की अगर हम बात कर ले, देखिए इनका जो नाम जो है यहाँ पे ऑप्शन में है ना, कभी कभार पूरा नहीं दिया जाएगा तो आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखिए इनका जो नाम है हम बता ही देते हैं कि इन्होंने ही किया था, अब्दुल हलीम। इनका जो है पूरा नाम था अब्दुल हलीम जाफर। ठीक है, तो यही जो अब्दुल हलीम जाफर भाई थे, तो यही क्या किए, जफरखानी बाज का जो है स्थापना किए, स्थापित किए। ठीक है, वैसे तो सितार की ये सब जो है आपके क्या थे, सितार की जो गते हैं ये सब, तो आपको बताना है कि मसीद खानीगत का आविष्कारक कौन है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, अर्चिक ऑर्गान किसके भाग हैं। तो देखिए अर्चिक ऑर्गान जो है वो किसके भाग हैं, आपको जैसा कि मैंने ऊपर में बताया है कि अर्चिक ऑर्गान किसके भाग हैं, तो ये जो आपके हैं भाग किसके, सामवेद के भाग है। सामवेद के भाई यही दो जो है आपके भाग होता है, एक आपका होता है अर्चिक और दूसरा होता है गान। और यही अर्चिक को मैंने बताया ना कि इसी को क्या किया गया था, दो भागों में बांटा गया है अर्चिक को। ठीक है, ऊपर में मैंने आपको अभी बताया है। चलिए अब देखेंगे यहाँ के बाद जो हमारा जो होगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रश्न जो हम लोग देख लिए। अब यहाँ के बाद हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, क्या देखेंगे, आपके लिए जो है जीके जीएस जो 40 मार्क्स का जो है प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं। चलिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था। देखिए अजात शत्रु के अगर हम वंश के नामों की हम बात कर लेंगे तो कौन सा वंश का था राजा, अजात शत्रु किस वंश के राजा थे। इसका जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्यक वंश का राजा था। अगर हम बात कर ले हर्यक वंश के संस्थापक किए थे, तो वो थे आपके बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और आपका अगर पूछेगा कि हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन सा था, वो कौन था, तो अंतिम राजा आपका था नागदशक। ठीक है, नागदशक। बाकी इसके विषय में तो और बहुत कुछ है, लेकिन आपको देखना ज़्यादा कुछ नहीं है। आप चलिए आगे बढ़िए इससे, तो थोड़ा सा हम लोग और छोटा कर लेते हैं। चलिए देखेंगे हमारा जो प्रश्न है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। तो लौह का जो साहित्यिक संदर्भ है वो किसमें मिलता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में मिलता है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेंगे। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस वंश की शासिका रानी जिद्दा, यानी रानी दिद्दा जो थी, रानी दिद्दा, ये किस वंश की शासिका थी। भाई जैसे कि आपके रजिया सुल्तान थी ना, तो वैसे ही आपकी जो थी किस वंश की ये आपकी रानी दिद्दा थी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, उत्पल वंश की रानी थी रानी दिद्दा। ठीक है, शासिका थी। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा 62 नंबर का, निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया है। रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है, इसका जवाब क्या हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी जो है वो रामायण को फारसी में अनुवाद किए थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, क्या है प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए मुस्लिम लीग की अगर हम स्थापना की बात करेंगे तो 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बंगाल, ये आपके बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और नवाब सलीमुल्लाह तथा आपके मोहसिन उल मुल्क की ने ये दोनों मिलकर किया था। कौन, सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह। और इसका जो आपका क्या पूछता है कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है दोस्तों आपका हुआ था अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में, याद रखिएगा अमृतसर में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। हुआ कब था, कब गठन हुआ था, 1906 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है, हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, आराम से प्रश्न को पढ़िए। हिंदू मंदिरों के किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है, यानी कि कौन सा,
कहाँ पे स्थान मौजूद होता है उसको क्या कहेंगे? गर्भगृह कहेंगे या विमान कहेंगे, शिखर कहेंगे या मंडप कहेंगे? देखिए आप इसको समझिए, ये जो है आपका जो है बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, शैलियाँ भी पूछी जाती हैं कि मंदिर जो है किस शैली में है, उत्तर द्रविड़ शैली, नागर शैली, तो ये सब बहुत जो है लंबी लंबी बातें हैं भाई, तो उतना आपको अभी मैं इसको समझाता हूँ और इसको बताता हूँ। देखिए पहले आपको आंसर बता दूं, मंडप। ठीक है, देखिए किस भाग में उपासकों की भारी संख्या के लिए स्थान मौजूद होता है? तो ये जो हमारा जिस जहाँ पे जो भगवान जहाँ पे स्थापित होते हैं उसको कहते हैं गर्भगृह। लेकिन यहाँ पे जो ऊंचा सा एक स्थान होता है ऐसे, तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहीं पे तो खड़ा रहते हैं मंडप में, तभी तो अंदर जाते हैं। और जहाँ पे लोग ज़्यादा संख्या में खड़ा रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है, वही आपका मंडप है। चलिए आगे देख लेते हैं 65 नंबर, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क निर्माण किसने करवाया था? सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने के लिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने करवाया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का भी आविष्कार जो है शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? 66 नंबर, रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ की थी कौन? तो भाई रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? जवाब देना है 66 नंबर का, क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सर मुनरो। ठीक है, सर मुनरो ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है आपके 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में आपको हुआ था कहाँ? 12 महल के क्षेत्रों में स्थापित हुआ था रैयतवाड़ी प्रथा। तो सर कौन थे? आपके टॉमस मुनरो। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या पूछ रहा है? भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है? भारत के जो उत्तरी मैदान है ना, वो किन नदी प्रणाली के द्वारा बनता है वो मैदान? ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 67 का? ये आपका बनता है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा। ठीक है, उत्तरी जो मैदान है भारत का वो किस नदी के किस नदी के द्वारा? तो गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। अगला देख लेते हैं 68 नंबर का प्रश्न है हमारा कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका हम बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ। अगर आयुर्वेदिक संस्थान भी अगर बात करेगा तो भी आपको कहाँ बताना है? तो आपको लखनऊ ही बताना है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका क्या है? लखनऊ है। अगर आपसे पूछेगा कि ये आपका क्या बोलते हैं राजमुंदरी, अगर पूछेगा तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तब आपको बताना है राजमुंदरी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कि हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो 69 का जो जवाब हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। ठीक है, तो ये आपके हो गए हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया किसमें? एक आपका कहलाता है हिमाचल, दूसरा हिमाद्री और तीसरा शिवालिक। चलिए अब 70 नंबर को सुमेलित करना है भाई, यहाँ पे बोल रहा है इससे इसको मिलान करना है। तो 70 नंबर का जो जवाब हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको क्या करूँ, सबसे पहले मैं आपको जवाब ही बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो जवाब होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ए का 4, ए का जो है आपका 4 में मिलेगा, यानी स्टोन पार्क को आप लोग कहाँ? धौलपुर व करौली में आप लोग देख सकते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क यानी कि आपका 3 सीतापुर और जयपुर, ये आपका यहाँ हो जाएगा। और ये सूचना तकनीकी पार्क अगर हम बात कर लें तो सूचना तकनीकी पार्क कहाँ हो जाएगा आपका? निमराना और अलवर। उसके बाद एक आपका ये बच गया जापानीज पार्क, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं आगे। हमारा प्रश्न है इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न और भी हमारे साथ, तो देखेंगे हम लोग 71 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? भाई वहाँ क्या है कि गर्म रेगिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है इसमें से 3 जो है आपका ठंडा है, एक जो होगा क्या होगा? शुष्क या फिर गर्म होगा। तो 71 नंबर का जो जवाब रहने वाला है हमारा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दस्त ए लूट। ये आपका रेगिस्तान कैसा है? ये आपका ठंडा रेगिस्तान नहीं है। बाकी गोबी की हम बात करें, लद्दाख की बात करें या फिर काराकुम की हम बात करें तो ये सब ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं, लेकिन दस्त ए लूट ये ठंडे रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए 72 नंबर प्रश्न हमारा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल भाई जब बनते हैं, जैसे कि अभी बिहार के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी। तो ये पूछा जा रहा है कि उनको जो है गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? भाई आप जो पद पे बैठे हैं इसकी जो है आप लोग किसी को कुछ ज़्यादा जो है विस्तृत जानकारी न दें, अपनी पद की जो है गोपनीयता रखेंगे। तो इसका जो शपथ दिलवाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य
न्यायाधीश। अगर वहीं हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो वो क्या होता है, उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो दिलवाते हैं उनको। ठीक है, चलिए आगे देखिए 73 नंबर का हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मतदान आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। यानी कि पहले जो था आपका 21 वर्ष था, लेकिन मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब भाई, कौन सा संशोधन था वो संविधान का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन के तहत, जो कि आपके 1989 में हुआ था ऐसा। ठीक है, 1989 में हुआ था, जिसमें आपके 21 से घटाकर कब कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है जो 74 नंबर का प्रश्न है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये आपका सबसे पहला ही हो जाएगा भाई, यही ऐसा काम करती है। ठीक है, सबसे पहला ही आपका सूची सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं, 75 नंबर का प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेंगे। तो महालेखा नियंत्रक जो होता है परीक्षक आपका, तो वो लेखा जोखा जो रिपोर्ट होता है दोस्तों वो किसको देंगे, वो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, चलिए 76 अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, कौन सा, तो इसमें बताना है। 76 का जो जवाब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, यही जो है उनके क्षेत्र में आते हैं, अधिकारिता में आते हैं, यानी अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही आपके कोर्ट और कानून व्यवस्था बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे 77 नंबर का है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के शासनकाल में दिया गया था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कि आपके गरीबी हटाओ, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 1974 में, ऐसे आपको मैं बता दूं कि 1974 में आपको यह किया गया था, 1974 में। देखिए पंचवर्षीय योजना उसी 1974 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो ये हमारा जो जवाब होगा आपका 77 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा भाई सी, यानी कि ये उस समय 5वीं थी, और 5वीं कब, 1974 में। तो उसी समय जो है नारा लगाया था, नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है। चलिए वैसे दोस्तों एक चीज़ है आपको कि पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, एक याद हो जाएगा अभी जस्ट का जस्ट, 1619, ठीक है, 1619, उसके बाद फिर 405, ठीक है, 405 27 2, ठीक है, 405 27 और फिर 2। देखिए सबसे पहला तो आपको याद होना चाहिए कि 1951, यानी 1951 लगा लीजिएगा, ये पहला हो गया। दूसरा में फिर से क्या लगाना है, 1956 आएगा। ठीक है, अब जो 56 है इसके बाद तो अगर हम 9 कर देते हैं तो 51, 5 हम लिखेंगे तो 51 ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या करना है, 6 लगा देना है, अब बढ़ेगा तभी तो समय, तो 1961 हो गया। अब यहाँ पे 1 9 फिर 6 लगाएंगे, 1969 हो गया। अब फिर आगे बढ़ाने के लिए 1 9 यहाँ पे 7 लगा देना है, 1974 हो गया। अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो 1980 आ जाएगा। ठीक है, ये पहला पंचवर्षीय योजना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, तो ये आपके इस तरह से। तो इसी तरह से आगे भी आपको क्या करना है, 1980 के बाद 85 आएगा ना, तो 1900 यहाँ लगा देना, 1985 हो गया। फिर 92 आना है, तो 1992, ये 92, 199, फिर ये आपका हो जाएगा 7 वाला। और यहाँ पे 92 के 97 के बाद अब क्या आना है भाई, अब 2002 की बारी आएगी, तो इसलिए आपको 200 अब 2 आ जाएगा। अब 2007 की बारी आ जाएगी, 200 2007, तो ये आपके पंचवर्षीय योजना। अब क्या आएगा, 2012 की बारी आएगी, 201 यहाँ लगा देंगे। तो ये थे आपके पंचवर्षीय योजना के जो है आपके शॉर्ट ट्रिक, तो आपको याद रख लेना, 1 6 1 9 4 0 5 2 7 2 7 और 2। बाकी आपको जिस तरह से हम लगाए उस तरह से लगा लीजिएगा, तो पंचवर्षीय योजना का जो है काल निकल जाएगा आपके पास कि कैमी पंचवर्षीय योजना और किस वर्ष में हुई थी, आपको जान जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 78 नंबर, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है भाई, सुलभ मुद्रा क्या होता है। तो 78 नंबर का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्याज की कम दर, यही होता है आपका सुलभ। भाई सुलभ शौचालय,
ठीक है, तो आपको ऐसा लिखना जो है लिखा हुआ मिलता होगा प्रत्येक स्टेशन पर। तो जो वहाँ पे यानी कि सुलभ मीन्स क्या होता है, यानी कम पैसे में आपको जो है वहाँ फ्रेश होने की जगह है। और यहाँ पे क्या है, सुलभ मुद्रा। तो ये आप अगर मुद्रा ले रहे हैं, कहीं से कर्ज ले रहे हैं, तो वहाँ उसका दर क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है भाई, समझाने का एक तरीका था, बाकी आप लोग देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। आगे देखिए 79 नंबर का हमारा प्रश्न हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा स्रोत है ना भाई, वो आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा यानी कि जो आपका जो सेवा होता है, यानी कि पहुंचाना, माल भाड़ा, वो सब क्या है, किसके अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र में ही आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 80 नंबर प्रश्न है कि शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है। शीतकालीन जो फसल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रबी बोलते हैं, शीतल फसल, खरीफ फसल या पोडू फसल। तो शीतकालीन यानी कि ठंडी के दिन में जो आपका जो फसल उपजता है दोस्तों, जो उपज होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे हम लोग, यानी कि रबी फसल बोलेंगे। ठीक है, रबी फसल यानी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, और यही फसल जो आपके अप्रैल मार्च में आप जाकर काट लिया जाता है, तो वही आपका हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न होने वाला है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी वह नदी है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिनका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो भाई वो कौन सा नदी है, क्या गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा। तो वैसा कौन सा नदी है जिसका जो है आपका भारत में जो है उसका उद्गम स्थल नहीं है भाई। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 81 का, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो घाघरा नदी है, इसका उद्गम स्थल भारतीय राज्यों में या फिर भारतीय क्षेत्रों में नहीं हुआ है। इसका उद्गम जो है आपके मानसरोवर झील से माना जाता है। वहीं पे एक क्या बोलते हैं, नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है आपका, हाँ, मापचा चुंग झील, यानी कि तिब्बत के पठार से इसका होता है घाघरा नदी का। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 82 नंबर का है, क्या बोलते हैं इसको, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, तो आपका ये संबंधित हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना से। यह जो है आपके 1986 ईस्वी के तत्कालीन जो आपका सोवियत संघ था ना, उसी में जो है इसमें क्या हुआ था कि उसी समय इसकी दुर्घटना हुई थी। कब, मैंने बताया आपको 1986 में। कहाँ, सोवियत संघ में। ठीक है, ये क्या है, एक नाभिकीय दुर्घटना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 83 नंबर का प्रश्न हमारा कि सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। वो भी किस श्रेणी में आते हैं, आपदा की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था। देखिए यहाँ एक चीज की जानकारी भी दे दी कि भाई वो आपदा के अंतर्गत आता है। तो अमेरिका में जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है हमला हुआ था, वो कब हुआ था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 88 नंबर का जो जवाब, 83 नंबर का जो जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 11 सितंबर 2001 को। ठीक है, कब, यानी कि 2001, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब इसका हो जाएगा। तो ये जो है 11 सितंबर 2001 ईस्वी को है, ये जो है आपका हमला हुआ था। आपको इस चीज को याद रखना है, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और देखिए अगर हम बात कर लेंगे 13 दिसंबर की, तो 13 दिसंबर आपका था 2001 इसका ईस्वी था, 2001 इसका ईस्वी हुआ करता था। और इस पे जो है भारतीय संसद पर जो है आतंकी हमला किया गया था। और वहीं अगर हम बात कर लेंगे 26 नवंबर 2008 की, 26 नवंबर 2008 की, तो वहां क्या हुआ था भाई, वहां पे हुआ था आपका मुंबई महानगर में कई जगहों पर आतंकी हमला हुआ था। यानी मुंबई में, जैसे कि उस समय आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि ताज होटल में हमला हुआ है। तो यही आपका दिन था, वर्ष था 2008। तो क्लियर हो गया। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे कब हमला हुआ, 2001 ईस्वी में, और वो 11 सितंबर में। उसी के जस्ट बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पे होता है, और 2008 ईस्वी में मुंबई के ताज होटल पर होता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के जो है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। और आपको कमेंट करना है अब कि आज का जो प्रश्न है वो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही दोस्तों सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा उन बच्चों के पास, मेरी रिक्वेस्ट को मानकर, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए, उन बच्चों का भी। ठीक है।